जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो हम लोग इसका एक क्लास कर चुके हैं जिसमें पढ़ाए थे कि परिमंडल किसे कहा जाता है, परिमंडल कौन कौन से हैं, और इसमें हम लोग महाद्वीप और महादेश के बारे में पढ़े थे। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पहले एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले परिमंडल। तो परिमंडल क्या होता है? परिमंडल का मतलब है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। और मुख्य रूप से परिमंडल 4 होते हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और ये तीनों मिलकर जयमंडल का निर्माण करते हैं। तो स्थल मंडल के अंतर्गत हम लोग 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके थे: एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका के बारे में पढ़े थे। तो इनका जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन था? तो एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार महादेश कौन है? तो एशिया, जिसमें कि हम लोग का भारत स्थित है। आगे हम लोग आज महासागर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील तरंग, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल, ये 3 प्रमुख गतियां बड़े छोटे आकार के आधार पर हम लोग महासागर को बांटते हैं। तो उसको हम लोग चलिए समझते हैं। तो हम लोग जाने कि जो स्थल मंडल का सबसे बड़ा भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीप। और वही जो जल मंडल का सबसे बड़ा भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? महासागर। और महासागर कितने प्रकार के हैं? तो मतलब कितने हैं महासागर? तो मुख्य रूप से महासागर 5 है। उसमें है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। और सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा कौन है? हिंद महासागर। तो महासागर जो है कितना है? तो महासागर 5 है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। जिसमें सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर कौन है? तो वो है हिंद महासागर। और जो पृथ्वी है उसका लगभग 3 तिहाई भाग में क्या है? जल है। 71% भाग पर जल पाया जाता है। और महासागर की मुख्य कौन कौन सी गतियां हैं? मुख्य 3 गति है: तरंग, उसके बाद ज्वार भाटा और महासागरीय धारा। तो पृथ्वी की ये गति है। तो जब हम लोग आगे और क्लास का करेंगे तो उसमें हमको मिलेगा पृथ्वी की गति, उसके बाद ज्वार किससे बोलते हैं, भाटा किससे बोलते हैं, तरंग के कितने प्रकार होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे का क्लास में। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना गर्त, जिसकी जो गहराई है 11,022 मीटर है। और सबसे ऊंचा जो स्थल है वो कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। पृथ्वी का सबसे गहरा मेरियाना गर्त है। प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो प्रशांत महासागर है उसको कौन कौन सा महादेश जो है वो उसको चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो पहला तो हो गया एशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये 4 महादेश है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो अटलांटिक महासागर।
अंग्रेजी भाषा के इस अक्षर के इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी गोलार्ध है। तो अटलांटिक महासागर जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और ये अंग्रेजी अक्षर का एस आकार से इसको दिखाया जाता है और इसके पश्चिम किनारे में उत्तर और दक्षिणी अमेरिका अवस्थित है। इसके पूर्वी किनारे में यूरोप है और अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत तदुरित है। यह नियमित एवं तदुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताशयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। मतलब ये जो है वो व्यापार के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं पे जितने भी जल परिवहन से व्यापार किया जाता है उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी कि भारत के नाम से रखा गया है। तो हिंद महासागर ही ऐसा देश है। तो आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा देश है कौन सा ऐसा महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम से रखा गया है, तो वो होगा हिंद महासागर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है और हिंद महासागर की आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अब नेक्स्ट है दक्षिण महासागर। अटलांटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। तो आर्कटिक महासागर जो है वो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसको चारों ओर से घेरती है और ये 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। ध्रुव दो है, एक उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो आर्कटिक महासागर है वो उत्तरी ध्रुव में है तथा ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो अटलांटिक महासागर जो है वो प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों? बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले सक्रिय भाग से जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेरिंग जल संधि। जो आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर के भाग से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं बेरिंग जल संधि। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट यूरेशिया से घिरा है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के जो चारों ओर गैस का घेरा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वायुमंडल बोलेंगे। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से एक परत से घिरी हुई है जिसे हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। तो ये आप लोग डिफिनेशन के तौर पे बोल सकते हैं कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसे हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। इसमें और भी शामिल होता है गैस के अलावा धूल कण, उसके बाद उल्का पिंड का जो उसका एरोसोल जो होता है, मतलब उल्का पिंड का जो टुकड़ा होता है, छोटा छोटा पत्थर के कण जो कि हमको अंतरिक्ष से प्राप्त होते हैं उसको बोला जाता है एरोसोल। तो ये सब भी सम्मिलित है, गैस, धूलकण और एरोसोल, मतलब धूलकण को ही एरोसोल बोलते हैं और जलवाष्प, इनका जो सम्मिश्रण है उसको हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं। यह वायुमंडल
हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। तो वायुमंडल का जो ओजोन परत है, मतलब जो वायुमंडल का 5 परत है, सौर मंडल, संताप मंडल। तो जो दूसरा मंडल है मतलब समताप मंडल, उसमें ही ओजोन गैस पाया जाता है। उसका एक परत बना हुआ है जो कि सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती है उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो वायुमंडल की जो परत है वो कितने हैं? 5। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और वायुमंडल कितने किलोमीटर तक है? तो 1600 किलोमीटर तक। वायुमंडल को इसके घटकों तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, सबसे जो पृथ्वी के समीप में है वो कौन है? क्षोभ मंडल, जिसमें कि बादल संबंधित घटना, वर्षा, उसके बाद तापमान, जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होते हैं वे सभी किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में। उसके बाद समताप मंडल। तो समताप मंडल में मौसम से संबंधित घटना नहीं होती है दोस्तों, जिस कारण से क्या होता है कि जो वायु परिवहन होता है वो इसी समताप मंडल में ही उसका परिवहन होता है। उसके बाद मध्य मंडल। तो समताप मंडल के ऊपर में क्या है? मध्य मंडल। और मध्य मंडल के ऊपर में आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो मुख्य रूप से पृथ्वी के जो वायुमंडल है वो उसको कितने पार्ट में बांटा जाता है? तो 5। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो चलिए इन्हीं सब के बारे में हम लोग और कुछ पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना हुआ है। तो आप लोग को पता है दोस्तों कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन है। जिस नाइट्रोजन जो है वो पूरे गैस का 78% पाया जाता है। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो सबसे अधिक पाने वाला दूसरा गैस है, जिसमें कि 21% पाया जाता है गैसों में। तो सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन। उसके बाद दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? 78% पाया जाता है। और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो साफ तथा शुष्क हवाओं का 99% भाग है। तो वायुमंडल में 99% किसका भाग है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 71%, सॉरी ऑक्सीजन 21 और नाइट्रोजन 78% है। वो 71 हम जल का प्रतिशत बता रहे हैं कि पूरा पृथ्वी में 71% जल और 29% स्थल है। पृथ्वी तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाया जाता है और आर्गन 0.39% पाया जाता है। इसकी मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। तो आप लोगों को पता है कि जीवधारी जितने भी है वो सब ऑक्सीजन को ही अपना श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और नाइट्रोजन जो है उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग भोजन के तौर पे प्राप्त करते हैं। दाल से हमको प्राप्त होता है, सब्जी से, साग, ये सब से हमको नाइट्रोजन प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि जैसे हम लोग श्वास के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते कौन से है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के चारों ओर छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। तो बहुत कम मात्रा में मतलब बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर भी क्या करती है कि जितना भी सूर्य का जो प्रकाश आता है उसको क्या करती है? अपने अंदर अवशोषित करती है, जिससे कि पृथ्वी को गर्म होने में यह मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती है और पौधे इसको श्वसन क्रिया में उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। और
और छोड़ते हुए लोग ऑक्सीजन को हैं और ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। या घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो जो पर्वत पर चढ़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पर्वतारोहण। तो जब वे जैसे जैसे पर्वत में ऊंचाई की ओर चढ़ते हैं उधर क्या होता है कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो ये हवा का घनत्व की कमी के कारण ऐसा होता है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान की कमी तापमान की कमी हो जाती है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। तो हम जैसे जैसे ऊपर पर्वत की ओर चढ़ेंगे ऊंचाई पर तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है उसका कमी हो जाता है, जिसके कारण जो पर्वतारोहण जो है उनको गैस का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है ऑक्सीजन का। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है और जो गैस है उनका मात्रा भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो वायु का प्रवाह है वो किधर होता है? तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि जो वायु का प्रवाह है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं और गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहते हैं। अब जैवमंडल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा क्लास खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट डे हम लोग इसका मतलब जब 6 का पूरा एनसीईआरटी हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू भी जो क्वेश्चन आंसर जो है उसको भी हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग अपना चैप्टर वाइज सबको कंप्लीट करते हैं। जीवमंडल। तो जीवमंडल क्या होता है? जिसमें कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का जो समूहन होता है जिसमें कि आपस में जीव क्रियाकलाप करते हैं। तो उसी को हम वो जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलेंगे? जीवमंडल बोलते हैं। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जीवमंडल किसको बोलेंगे? जहाँ की स्थल, जल और वायु के बीच में मनुष्य, उसके बाद छोटे जीव, ये सभी क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं। जीवमंडल के जीवमंडल के सभी प्राणियों को मुख्यतः दो वर्गों में जंतु जगत एवं पादप जगत में बांटा जाता है। तो जीवमंडल के जो प्राणी है उनको हम कितने भाग में बांटते हैं? दो। एक तो जंतु जगत जिसमें कि जानवर, मनुष्य ये सब आएंगे। उसके बाद एक होता है पादप जगत जिसमें कि हम लोग पेड़ पौधे को सम्मिलित करते हैं। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। तो तीन परिमंडल का मतलब है स्थल, जल और वायु मंडल। ये जो है आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेज होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया है। तो अंडमान निकोबार का जो भाग है 2004 में आई सुनामी के कारण डूब गया, वो है इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाह होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल
दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम लोग जल को प्रदूषित करें और उसी को यूज करें तो हमारे लिए वो क्या होगा, नुकसानदायक होगा। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो वायु का महत्वपूर्ण घटक कौन है? उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों से उत्सर्जित पदार्थ, जिससे हमको कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण हमारा पृथ्वी में क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग और हिंदी में भूमंडलीय तापन, जिससे कि पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल के बीच की प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधन का सीमित उपयोग करना चाहिए। तो अगर हमको पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना होगा कि जो भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल है इनके बीच संतुलन बनाए रखना होगा और संसाधन का सीमित उपयोग करना होगा। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।